Yeah, good evening, everyone. Am I audible to? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, in today's class, we are going to start chapter Heron's formula. ठीक है? Now, ये चैप्टर एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है. बहुत ज्यादा का क्या मतलब है? इस चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है. ठीक है? बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. अगर थोड़ा सा बेसिक्स बस ध्यान में आ जाए, बेसिक्स, तो आगे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो. फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो. एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो ध्यान से समझना इस चैप्टर को. ठीक है? जो भी मैं बेसिक्स करवाऊंगा, साथ में नोटबुक रखना और नोट करते रहना. ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. बेसिक कॉन्सेप्ट. हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज किस लिए होता है, ध्यान दो. इट इज यूज्ड हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं स्केलियन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए. ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है. ठीक है? इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो उसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर. ये होता है फॉर अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड, अगर कोई ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है, तो सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड है, तो ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर. दिस इज आवर परपेंडिकुलर. चिराग यहीं से स्टार्ट किया मैंने, यहीं से स्टार्ट किया. जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वहीं से स्टार्ट किया. फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं, इसको लिख लो पहले. जो परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड. ये होता है हमारा बेस. ठीक है? हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. तो इसका जो एरिया होता है ये होता है हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. यहां तक कॉपी कर लो फटाफट. देखो यहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्केलियन ट्राइंगल में ही यूज होता है. ठीक है? अदर ट्राइंगल्स एरिया कैन ऑल्सो बी फाउंड. सर हाँ जी. सर ऑल्टीट्यूड लाइन कौन सी है? ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर को बोलते हैं. ऑल्टीट्यूड हम परपेंडिकुलर को बोलते हैं. तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना. ठीक है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर. हो सकता है कुछ बच्चों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो वो देख लेना. √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. क्योंकि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना, इसलिए √3/4 साइड स्क्वायर हमने ले लिया. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो,
तो हम देखते हैं कि ये इन दोनों में से कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या? क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वहां पे लग सकता है? या अगर इक्विलेटरल है तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता? अगर नहीं लगता है तब जाके हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला बहुत लंबा फॉर्मूला है, तो हम पहले इसको अवॉइड करते हैं। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तभी जाके हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर नोट जैसे जैसे नोट होता जाएगा ना वैसे वैसे मुझे चैट में बच्चे बताते जाना, जिसका नोट हो गया चैट में लिख देना कि हाँ कॉपीडिया डन, तो मुझे आइडिया होता जाएगा, फिर मैं उसी स्पीड से आगे बढ़ता जाऊंगा। Sir, please wait, I'm copying. सर आप इसकी पीडीएफ भेजोगे ना? मैं पीडीएफ मैथ्स की तो मैं पीडीएफ भेज नहीं रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि बच्चे साथ में ही कॉपी कर लेते हैं, इसलिए मैं नहीं भेजता हूँ। सर भेज देना सर आप, और आपको पिछले वाली क्लास की भी भेज देना सर, जो 2-3 डेज वाली है। ठीक है, चलो सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. एक केस में ले रहा हूं, सपोज हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ये साइड और ये साइड सपोज मान लेते इक्वल है, ठीक है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? सपोज अगर हमें इसमें ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। ये यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। दिस लाइन इज ऑल्टीट्यूड है। Swaraj, how can you tell you? How can I tell you? How can you take screenshot in your laptop? भाई तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो दिस इज ऑल्टीट्यूड एंड दिस इज बेस। ये जो पूरा है ये बेस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा है बेस। तो इस केस में जो इसका एरिया हो जाएगा, इस केस में जो इसका एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कब लगा रहे हैं? जब हमें ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। बेस तो चलो पता ही होगा क्योंकि 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल है, तो एक साइड जो बेस होगा वो पता होगा। बट ये फॉर्मूला तब लगाया जा सकता है जब ऑल्टीट्यूड पता हो। ऑल्टीट्यूड क्या है? एक लाइन है परपेंडिकुलर जो ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है इफ ऑल्टीट्यूड इज गिवन। अगर ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अगर ऑल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ है तो उस केस में वी विल यूज हेरॉन्स फॉर्मूला। सो इफ, ध्यान दो यहां पे कि इफ ऑल्टीट्यूड इज गिवन, देन यहां से निकल जाएगा। इफ ऑल्टीट्यूड इज नॉट गिवन,
ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट या परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इफ ऑल्टीट्यूड इज नॉट गिवन, अगर ऑल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ है, देन उस केस में जो एरिया होगा हम इसे हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेना, फिर आगे देखते हैं। क्या बोला था आपने? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बता दो। जो मैंने लिखा है वही बोला था कि अगर ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है तो उस केस में आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। लेकिन अगर ऑल्टीट्यूड हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा सा डायग्राम है जिसमें ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, और हमें ये पता है बेस दिया हुआ है बट ऑल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ, यू डू नॉट नो द ऑल्टीट्यूड हियर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो उस केस में जो इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा वो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के निकलेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें इस साइड का मेजरमेंट ए है, इस साइड का मेजरमेंट बी है, इस साइड का मेजरमेंट सी है। ठीक है, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, हमने ये माना है कि तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग है। एक साइड का लेंथ ए है, एक साइड का बी है और एक साइड का सी है। तो जो हेरॉन्स फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सवाल है कि फिगर में एस तो दिया हुआ नहीं है, तो एस क्या है भाई? तो एस जो होता है इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। आई होप सभी को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। देखो, किसी भी चीज का जो पेरीमीटर होता है ना इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। याद रखना, पेरीमीटर इज नथिंग बट द बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब कुछ और नहीं होता, इट इज जस्ट बाउंड्री। ये बाउंड्री होता है। तो हम बोल सकते हैं पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्राइंगल के केस में पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर ये बात ध्यान में रहेगा ना कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, तो कभी भी क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड आ जाए तुम गलत नहीं करोगे वहां पर। तो एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या बताया मैंने? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बाई 2 को हम क्या बोल सकते हैं? सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन देता हूं, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter। फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। पहले ट्राई करो, जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं अटेम्प्ट करो। मैं उसके लिए 2 मिनट दे रहा हूं और उसके बाद मैं साथ में करवाऊंगा, तो एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं उसके लिए अटेम्प्ट करने के लिए। अपने सर आंसर में डन। चैट में लिख के बताओ आंसर क्या आ रहा है। चलो, काफी सारे बच्चों ने कर लिया। अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हमें 3 साइड्स क्या क्या दिए हुए, 3, 4 और 5। तो ए क्या है हमारा 3, बी 4 और सी 5। अब इसको हम कुछ और भी ले सकते हैं, ए हम 4 को भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने अपने मर्जी से एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं एस। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 3 12/2 विच इज 6। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। अब देखो इसके आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पता है भाई हमें, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एस आया 6, एस माइनस ए का मतलब 6 माइनस 3, एस माइनस बी का मतलब 6 माइनस 4, एस माइनस सी का मतलब 6 माइनस 5। तो गया 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो यहां पर इसको करने का 2 तरीका है। एक तो तरीका ये, हमने इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 18, 18 2 36, तो 36 का अंडर रूट आ गया 6। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर्स छोटे हैं ना, इसलिए ये तरीका अच्छा लग रहा है। बट जब ये नंबर्स कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टर्स में तोड़ के काम करना है। ठीक है, तो मैं वो अभी से तुम्हें बताता हूँ कैसे काम करना है। 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3। ठीक है, 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3, और क्या चल रहा है 3 इंटू 2 पहले से है इंटू 1। अब 2 3 के बदले एक 3 बाहर आएगा, और 2 2 के बदले एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर ऐसे ही निकालते ना, एक पेयर के बदले एक नंबर बाहर आता है, तो ये आ गया 6। तो अभी से ऐसी आदत डालो, क्योंकि आगे क्या होगा ना कि ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे अंदर में। तो अगर तुम उन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना फिर एक और मुश्किल काम हो जाएगा। तो अगर हम इसको फैक्टर्स में तोड़ के करते हैं और बाद में पेयर्स ले लेते हैं, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा तुम प्राइम फैक्टर्स में ही तोड़ना, ठीक है, लेकिन उसको तोड़ लो कि वो थोड़ा सा इजी हो जाए तुम्हें देखने में। प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप समझ में आ जाएगा किसमें तोड़ना है किसमें नहीं तोड़ना है। ठीक है,
ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एग्जाम में उतना फास्ट बनेगा ये चैप्टर एक तरह से बोनस मार्क्स है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम बच्चे क्या करते हैं ना, उन ये सोचते हैं कि भाई चलो कॉन्सेप्ट तो ज्यादा नहीं है, एक बार देख लिया हो जाएगा एग्जाम में। अरे भाई हो तो जाएगा, बट टाइम भी तो तुम ज्यादा लोगे ना। तो कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, तो क्या करना, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आए और फटाफट तुम्हारा पेन चलना शुरू हो जाना चाहिए। चलो सभी का हो गया, आगे बढ़े। सर आंसर अंडर रूट में भी आ सकता है। आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। इस केस में नहीं आने वाला, पर आ सकता है। करेंगे चिराग, अभी बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स भी करेंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने एक बेसिक बताया कि हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते कैसे। अब हम आते हैं बुक के क्वेश्चंस पे। ठीक है, थोड़ा ट्विस्टेड ट्विस्टेड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। चलो भाई इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं अटेम्प्ट करने को। जिसका जिसका आंसर आ जाएगा वो मुझे चैट में बताते जाना, और उसके बाद फिर मैं खुद कराऊंगा। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है वो भी अटेम्प्ट जरूर करेगा। ठीक है, अटेम्प्ट करके सीखेगा जरूर, बाकी मैं तो बताऊंगा ही कैसे होता है ये। तो 2 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। लास्ट वाली स्लाइड में क्या देखना है भाई तुम्हें। सर फॉर्मूला वो फॉर्मूला देखना है तुमने उसके लिखा नहीं अंदर। अभी तक कॉपी में। सर लिख लिया है, लास्ट में बस वो देखना था, कंफर्म करना था। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। किसी बच्चे का आंसर आया। बहुत अच्छा, ये जब कह रहा है रूट 192 आएगा।
कोई और सॉल्व कर रहा है? यस सर। फटाफट फटाफट करो। चलो काफी टाइम दे दिया मैंने, जो सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहो, बाकी जो नहीं कर पा रहे मैं बना रहा हूं उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू ऑफ whose sides are 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके दो साइड 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तीसरा साइड का हमें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बात और दी हुई है कि जो पेरीमीटर है वो क्या है 32, ठीक है। तो क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ए बी सी होता है तो हम एक को इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और सी हमें नहीं पता है। तो हमें क्या निकालना है भाई? ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए जब हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए बी और सी तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो देखो कैसे फाइंड आउट होगा। एज वी नो दैट जो पेरीमीटर होता है, क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या दिया हुआ, 32 दिया हुआ है। ए हमने क्या माना है, 8 प्लस 11 प्लस सी, ये हो गया 32 इज इक्वल टू 19 प्लस सी। तो ये हो गया 32 माइनस 19 इज इक्वल टू सी। क्या होगा भाई, 19 से 29, 10 और 3, दैट इज 13। यहां तक क्लियर है? सी की वैल्यू क्या आ गई है, 13 आ गई है। अब हो गया हमारा काम सॉल्व। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो वैसे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 32 डायरेक्ट दी हुई है, बट अपने तसल्ली के लिए ऐड कर लो। 13 प्लस 11 इज 24, 24 प्लस 8 इज 32, इट इज 32 बाई 2। 2 से 32 16 टाइम्स में कट गया, तो एस की क्या वैल्यू आ गई, 16 आ गई, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं भाई। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस क्या हो गया 16, एस माइनस ए हो गया 16 माइनस 8, एस माइनस बी हो गया 16 माइनस 11, एस माइनस सी हो गया 16 माइनस 13। तो देखो ये क्या हो रहा है, 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 16 को अगर हम छोटे इसमें बांटना चाहें तो बांट सकते हैं,
ठीक है, अगर मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो तो मेंटली भी कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 16 को मैं क्या लिख देता हूं, 4 इंटू 4। ठीक है, देखो मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइम नंबर्स में ही बांटो, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो तुम अगर मेंटली कैलकुलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो प्राइम नंबर्स में कर लेना, तुम्हारा चॉइस है ये। अगर तुम्हें लगता है कैलकुलेशन मेंटली अच्छे से हो जाता है तो अच्छी बात है, और तुम चाहते हो कि सब लिख लिख के करें तो वहां पे कर लेना। तो 16 को मैंने 4 इंटू 4 में तोड़ दिया। 8 को मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 में लिख सकता हूं, 8 है। 5 और 3 को मैं वैसे ही छोड़ देता हूं। अब देखो यहां पे एक 4 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, और कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये 4 के पेयर के बदले एक 4 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक 2, एक 5 और एक 3। तो 2 इंटू 5 इंटू 3। तो सॉल्व करो भाई, क्या आ रहा है ये आ रहा है 8 अंडर रूट ऑफ 5 टू द 10, 10 इंटू 3 इज 30। So this much centimeter square is our answer. Is it clear to everyone? तो फटाफट कॉपी कर लो। सर मेरा आंसर गलत आ रहा है। 1920 आ रहा है ना तुम्हारा? तो यस सर। सर हो गया। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी सोचने लायक है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में क्या है। तो फटाफट पहले पढ़ो क्वेश्चन को।